नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और कुछ ही समय में मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, पटवारी, एसआई आदि बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। तो उसके तहत हम हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। तो इस कड़ी में आज हम लेकर आए भारत का भूगोल। तो आइए चालू करते हैं भारत के भूगोल को, भारत का एक सामान्य परिचय से। तो देखते हैं अपन पहला देश। तो देश क्या है हमारा, जिसका नाम है भारत। ठीक है, सभी को पता है भारत, इंडिया इसका एक नाम है। ठीक है, और आगे की बात करते हैं अन्य नाम में। ठीक है, तो इंडिया और भारत तो सभी को पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे जम्बूद्वीप। क्या होता है? जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप आपके जो हिंदी ग्रंथ, जो हिंदी वेद है और आपके जो जैन ग्रंथ है, उनमें इसका नाम जम्बूद्वीप मिलता है। जैसे रामायण जैसे ग्रंथ है, उसमें भी आपको देखने को या सुनने को मिलता है कि भारत को जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो अगला होता है नाम इसका, वो होता है क्या? आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम क्यों है? तो जो प्राचीन जो वैदिक काल के जो लोग थे, उनको आर्य बोला जाता था, तो उनके निवास स्थान के कारण इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। ठीक है, अगला इसका एक और नाम होता है, वो होता है क्या? भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष। तो भरत नाम के राजा होने के कारण इसका जो नाम पड़ा है वो भारतवर्ष पड़ा है। और एक और नाम देखने को मिलता है हिंदुस्तान। क्या नाम होता है? हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान नाम है, ये आपको किसने दिया है? तो ईरानियों के द्वारा दिया गया है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? पर्सिया। पर्सिया देश या फिर फारस या फिर ईरान। वर्तमान में वो ईरान के नाम से जाना जाता है। तो जो ईरानी लोग थे वो सबसे पहले भारत आए और वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिंधु नदी है, उसका उच्चारण, उसके सा का उच्चारण वो हा के रूप में कहा करते थे, हा हल्के। तो उससे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो निवास करने वाले लोगों को हिंदुस्तान का निवासी या हिंदू का निवासी बोला, इसलिए हिंदुस्तान बोला गया उस देश को। ठीक है, और एक और आता है क्या? इंडिया। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा से। ठीक है, और उन्होंने सिंधु को क्या नाम दिया? इंडस। सिंधु नदी को वो इंडस के नाम से बोलते थे। और ये इसका जो बदला हुआ रूप देखने को मिलता है, वो किस रूप में देखने को मिलता है? इंडिया के रूप में। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत के नामों की बात। अगला पोर्शन है इसका राजधानी। तो राजधानी सभी को पता है, भारत की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है। ठीक है, क्या है? दिल्ली। और क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली एनसीआर। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और इससे लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली राजधानी कैसे बनती है? तो सभी को पता है 1905 में एक घटना होती है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन। कौन सी घटना होती है? बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय यहाँ पर बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद 1911 में जॉर्ज पंचम नामक एक व्यक्ति, जो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था, वो भारत की यात्रा पर आता है। 1911, 1911 नहीं, 1911। तो 1911 में जॉर्ज पंचम नामक एक व्यक्ति भारत की यात्रा पर आता है, जो उस समय ब्रिटेन का क्या था? राजा महाराजा हुआ करता था। जब वो आता है तो उसके लिए दिल्ली दरबार, मतलब दिल्ली को सजाया जाता है, तो उसको नाम दिया गया है दिल्ली दरबार। ठीक है, लेकिन उसका बहुत विरोध होता है। अब जब वो दिल्ली आता है और देखता है कि यहाँ पर तो बोले कोई लोग मेरी सभा में आए ही नहीं है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये किस लिए है। तो ये है बोले बंगाल विभाजन का विरोध है। तो वहाँ पर वो जब दिल्ली दरबार में आयोजित होता है, तो वहाँ पर घोषणा करता है कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी, कलकत्ता नहीं होगी। तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी घोषित होती है, जो अप्रैल 1912 में जाकर भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति या भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो होती है उत्तर पूर्व गोलार्ध। क्या होती है? उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध क्या होता है? तो जो पृथ्वी है वो एक गोला है, उसका आधा भाग गोलार्ध। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है। इसमें दो रेखाएं होती है, एक तो होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांटती है। जैसे जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखा भी 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो जो भारत की स्थिति है भौगोलिक, वो किस गोलार्ध में है या किस टुकड़े में है, तो वो है इस टुकड़े में। तो भारत कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर स्थित होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ कैसी है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार कैसे होगा, जैसे ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखना, ये भूमध्य रेखा है और सीधा सा ध्यान रखना, हमेशा पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखा जो काल्पनिक है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक है। तो खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, अक्षांशीय विस्तार। तो ये प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है, इसको अपन बोलते हैं कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। तो भारत के इस वाले कोने को टच करते हुए जो रेखा गुजरती है और इस वाले कोने को टच करके जो रेखा गुजरती है, इनको हम बोलते हैं, ये रेखा कौन सी हो गई, अक्षांश रेखा हो गई। और इसी को हम बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, या इसको हम लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारत की लंबाई, भारत की अक्षांशीय लंबाई कितनी है, लेकिन वो किलोमीटर में ना बताकर किस में बतानी है, अक्षांशों में बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे आता है। तो अंडमान निकोबार जहाँ पर आता है वहाँ से एक रेखा और गुजरती है जिसको बोला जाता है 6 डिग्री रेखा, ठीक है, 6 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार चलता है वो 2 तरीके से चलता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से। किससे, उत्तर अक्षांश से। तो कहाँ तक चलने वाली है ये, 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। किसके मध्य है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। कहने का मतलब ये है अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे आता है और भारत का जो कन्याकुमारी है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर जो रेखा देखने को मिलती है वो कौन सी डिग्री वाली है, 6 डिग्री वाली, 6-4 वाली। और ये वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 8-4 वाली। और यहाँ पर जो रेखा है वो कौन सी है, 37.6 वाली। तो भारत का विस्तार, अक्षांश विस्तार 2 तरीके से पूछा जाता है, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार और भारत का अक्षांश विस्तार। तो संपूर्ण भारत का आए जब 6-4 से चालू करना है, और जब भारत का अक्षांश विस्तार आए तो उसको 8-4 से चालू करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भारत का अक्षांश विस्तार हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देशांतरीय विस्तार की, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार क्या होने वाला है, इसका मतलब जो देशांतर रेखा तय करेगी उसको हम बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। इस प्रकार से तो यहाँ से जो रेखा गुजरेगी, ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, इसको हम बोलेंगे क्या, देशांतरीय विस्तार। इसको हम बोल सकते हैं भारत की चौड़ाई, लेकिन किलोमीटर में ना बताकर किस में बतानी है, डिग्री में बतानी है। मतलब कितने डिग्री रेखा से कितने डिग्री रेखा के बीच ये स्थित है। और ये हमेशा इसमें ध्यान रखना, अक्षांशीय विस्तार हमेशा उत्तर में आएगा। कारण क्या है उसका, क्योंकि ये भूमध्य रेखा, किसके, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था, ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा के इस वाले क्षेत्र में भारत स्थित है। तो कंपेयर किस में करना है हमको, भूमध्य रेखा से करना, इसलिए हमेशा उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ठीक है, चाहे वो भारत का दक्षिणी हिस्सा क्यों ना हो। अगली बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके इधर जाएंगे तो इधर से लेकर 180 तक इधर और 180 तक इधर देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पर जो वाली रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी 68, कौन सी, 68-60, मतलब इसको रफ कर देते हैं,
68°7'। किधर है? इसके इधर है, मतलब पूर्व। और कौन सी रेखा होती है खड़ी वाली रेखा? देशांतर रेखा। तो 68°7' पूर्व देशांतर से। ये वाली कौन सी रेखा? ये 68 हो गई, तो ये वाली कौन सी हो गई? ये वाली हो जाएगी आपकी 97°25'। तो क्या हो जाएगा? 97°25'। और क्या होगा ये? पूर्व देशांतर, क्योंकि कंपेयर किससे करना है? 0° देशांतर रेखा से कंपेयर करना है। इसके पूर्णता अपन पूर्व में, इसलिए हमेशा क्या आएगा? पूर्व आएगा। इसके हम उत्तर में, इसलिए हमेशा क्या आएगा? उत्तर आएगा। अक्षांश विस्तार में उत्तर आएगा और देशांतरी विस्तार में पूर्व आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? अक्षांश और देशांतर वाले विस्तार हो चुके हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम भारत का मानक समय। ठीक है, तो भारत का मानक समय क्या है? भारत का जो मानक समय रेखा है वो है, रेखा की बात करते हैं तो वो होता है 82.5° पूर्वी देशांतर रेखा या पूर्व देशांतर रेखा से भारत का मानक समय है, जो कहाँ से गुजरती है? वैसे तो ये जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उसकी भी बात करते हैं हम। कौन कौन से 5 राज्य हो सकते हैं? मतलब ये वाली जो रेखा निकलेगी, ठीक है, ये वाली, ये होगी 82.5° देशांतर रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरेगी। क्योंकि हम देखते हैं, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, ये जो पूरा गोला है ये कितने डिग्री का है? 360° का। और इसको पूरा घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर हम काटापीटी करेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, या पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेगी। तो हम निकाल सकते हैं इसको, ये घंटे में 24 से हम काटेंगे इसको, काई से? 12 से। तो 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। ठीक है, मतलब 2 घंटे में 30 मिनट ये घूम जाती है। और इसको छोटा कर लेते हैं, 1 और 15, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। कितना समय लग रहा है यहाँ पर? 1 घंटे का समय लग रहा है। तो हम इसको बोले किससे? इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जरा देखना, ये देशांतरी विस्तार है, ये 68 हो चुका है और ये 97 हो चुका है। तो इन दोनों में अंतर कितना है? लगभग का। तो इन दोनों में जो अंतर निकल कर आता है वो 30 डिग्री का आता है। अब 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 97 और यहाँ पर 68, तो इन दोनों में जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। मतलब कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात है, इन दोनों के समय का जो अंतर है वो 2 घंटे आगे पीछे होता है। ठीक है, 2 घंटे आगे अरुणाचल प्रदेश है और 2 घंटे पीछे आपका गुजरात है। तो ये टाइम की समस्या ना हो, इसके कारण भारत का जो मानक समय रेखा ली गई है वो क्या ली गई है? 82.5° देशांतर रेखा ली गई है, जो इन दोनों का मध्य होती है। किन दोनों का? इसका, क्योंकि आप इसमें 15 जोड़ोगे और इसमें आप 15 घटाओगे तो लगभग इसका मध्य आ जाएगा। इधर से 82 आएगा और इधर से क्या आएगा? इधर से 83 आएगा, इधर से 82 आएगा। तो 82 और 83 के मध्य में क्या है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या लिया गया है? भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जो कहाँ से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में, जो आपका प्रयागराज है, आजकल उसको प्रयागराज बोला जाता है, पहले इलाहाबाद था। ठीक है, और प्रयागराज में मिर्जापुर, और मिर्जापुर के अंदर एक गाँव पड़ता है नैनी। क्या पड़ता है? नैनी। तो इस नैनी से भारत का जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है, और यहीं से बोले टाइम डिसाइड किया गया है। जब आपके सूर्य देवता इस नैनी के ऊपर आ जाते हैं, नैनी के ऊपर आ जाते हैं का मतलब इस 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर आ जाते हैं, तब बोले सूर्य उदय माना जाता है पूरे देश में। ठीक है, जो आप कैलेंडर में समय देखते हो वो समय इसी के आधार पर चलता है। ठीक है, बाकी जो सूर्य उदय होता है वो अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में होता है। ठीक है, हर समय, हर जगह के समय, मानक समय और स्थानीय समय में अंतर होता है, क्योंकि हर पूरे देश में एक ही समय पर 12 नहीं बज सकते। 12 नहीं बज सकते का मतलब क्या होगा? वहाँ का स्थानीय समय और मानक समय अलग अलग होता है। मतलब एक ही समय पे सूर्य लंबवत नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है और आप गुजरात में, एक ही समय पे सूर्य सिर के ऊपर लंबवत नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है? उसको स्थानीय समय बोलते हैं, और जो हम घड़ी में देखते हैं उसको हम मानक समय बोलते हैं। अगला जो है हमारा क्या है?
और ये क्या है, इसको हमेशा याद रखना, जो भारत का मानक समय है GMT, ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे ये आगे होता है, ठीक है। कितना आगे होने वाला है, 5.5 घंटे आगे होता है। अगली बात करते हैं हम किसकी, भौगोलिक विस्तार की, ठीक है। तो इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई बतानी है, ठीक है। भारत की जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है उसके बारे में हमको इसमें बात करनी है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसमें बात करते हैं किसकी, भारत की लंबाई और चौड़ाई की। जैसे बोले ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हमारा भारत हो सकता है, इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो ये होती है कितनी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर मतलब लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो भारत की कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। और उसी में बात करते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो ये होती है कितनी, 2900 किलोमीटर। ये रटने जैसा है, इसको समझने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो लंबाई होगी वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, और यहाँ से जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। आप याद कर सकते हो 1 2 3 और 4 ऐसे, या फिर बोले 3 3 3 3 9, और बोले 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा क्या है, तो स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है, या जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, आरा सीमा बोलते हैं। आरा का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब निकाला जाएगा यहाँ पर, आरा सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसी को हम बोल सकते हैं, बोले क्या, स्थलीय सीमा। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारा भारत हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, भारत हो सकता है। तो यहाँ से बोले जो चालू होता है वो क्या होता है, गुजरात चालू होता है, ठीक है। हालांकि गुजरात चालू यहाँ से होता है, लेकिन मैं यहाँ से बना रहा हूँ उसको, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इसके ऊपर जो क्षेत्र है यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, इधर चीन वगैरह आ जाता है, ठीक है, इधर नेपाल बांग्लादेश वगैरह जो देश है वो आ जाते हैं। तो यहाँ से जो हम चालू करेंगे इतना पूरा घूम के जाएंगे, और कहाँ पर आएंगे, बांग्लादेश के इधर से घूम के बगल में से पश्चिम बंगाल पे जाएंगे जहाँ पर पानी होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्थलीय सीमा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब इस 15,200 किलोमीटर में हमारे कितने राज्य आते हैं, तो हमारे 16 राज्य आते हैं, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं या स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो 16 राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ठीक है। और इसी में आप देखोगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जलीय सीमा की बात करते हैं। तो जलीय सीमा यहाँ से गुजरात में समुद्र चालू हो जाता है और पश्चिम बंगाल तक आपका समुद्र लग जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलता है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर देखने को मिलता है लक्षद्वीप। तो इसकी और इसकी दोनों की सीमा मिलाकर कितनी हो जाती है, 7,516.6 किलोमीटर के लगभग हो जाती है ये। इसको बोलते हैं हम क्या, समुद्री सीमा, जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा, ठीक है। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ के बात करेंगे इसकी। तो इसको तोड़ेंगे हम कैसे, ये 2 भाग में हमने इसको तोड़ दिया। तो एक होती है मुख्य भूमि की सीमा, कौन सी, मुख्य भूमि जो भारत का मैप आपको दिखता है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 6100 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इसको और इसको जब हम मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं द्वीपीय सीमा। कौन सी सीमा, द्वीपीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है, 1400
16.6 किलोमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो निकल कर ये आएगा, जो हमारी क्या हो जाती है, समुद्री सीमा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कितने राज्य आते हैं, हमारे 9 राज्य आते हैं। और यहाँ पर क्या आते हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। राज्य की बात करेंगे तो इनको भी हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इधर कितने राज्य, 5 राज्य, और इधर कितने राज्य, 4 राज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सी, पश्चिमी तट, और इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी तटीय सीमा। तो पूर्व में कितने राज्य सीमा बनाते हैं समुद्र से, 4। पश्चिम में कितने बनाते, तो बोले 5। ठीक है, जलवायु, जलवायु की बात करते हैं तो भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु, क्योंकि भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो किसका होता है, मानसून का होता है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु। इसका हम जो पूरा क्रम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसूनी जलवायु। तो भारत की जो जलवायु हो जाएगी कैसी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण का मतलब होता है यहाँ पर गर्म क्षेत्र। ठीक है, कटिबंध वही जोन या फिर क्या, क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र वाली जलवायु। और किसके कारण ये सबसे ज़्यादा प्रभाव में रहती है, तो मानसून के कारण। जब मानसून आता है उसके बाद यहाँ का जो मौसम है वो कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए भारत की जो जलवायु है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है, मानसून से होती है। इसके लिए हम इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। अब उष्णकटिबंधीय बोलने का कारण क्या है, तो उष्णकटिबंधीय बोलने का जो कारण होता है वो पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो इसका जो बीच का क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र होता है। और गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, ये, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। अलग अलग समय में सूर्य की जो स्थिति होती है वो अलग अलग जगह पर होती है। जैसे अभी क्या चल रहा है आपका, अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर चालू हो चुका है आज से 1 नवंबर। ठीक है, तो नवंबर चालू हो गया तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत हो रहा है। ठीक है, तो इस समय यहाँ पर क्या हो जाता है, ठंड हो जाती है। यहाँ पर बोले आपके 2 बार सूर्य आता है, एक तो मार्च में आता है, 21 मार्च को आता है। ठीक है, और एक बार कब आता है, सितंबर को आता है। ठीक है, कब आता है, सितंबर को आता है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म सूर्य की स्थिति होती है वो किसके बीच में होती है, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर आपका कब आता है, 21 जून को आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बाकी इन क्षेत्रों से हमेशा गर्म बना रहता है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और इस क्षेत्र में बोले जब हमारे यहाँ पर ये सूर्य लंबवत होता है तो इस क्षेत्र से बोले क्या होगा, मानसूनी हवाएं आएंगी और वो भारत की जलवायु को प्रभावित करेगी। और गर्मी के बाद बरसात आएगी और बरसात के बाद ठंड आएगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, कंप्लीट भारत का क्षेत्रफल इतना देखने को मिलता है। कई बार इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आज के लिए काफ़ी है इतना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।